कोरोना की दूसरी लहर बेशक कमजोर पड़ने लगी है, संक्रमण की रफ्तार भी कम हुई है और कोरोना की वजह से होने वाली मौतों में भी कुछ कमी है। लेकिन हमारी लापरवाही कोरोना के खिलाफ इस जीत को हार में बदल सकती है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना काल में लापरवाही जारी रही तो तीसरी लहर 6 से 8 हफ्तों में ही आ सकती है और इसके बाद भी देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो चिंता को बढ़ाती हैं। देखिए तस्वीरें कैसे लोग बेफिक्र होकर कोरोना कर्फ्यू में दी गई ढील का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, मास्क लगाने का तरीका तक ठीक से नहीं अपनाया जा रहा। ऐसा लग रहा है कि लोग दूसरी लहर को पूरी तरह से भूल गए हैं। विशेषज्ञों ने तीसरी लहर को रोकने के लिए सावधानी और वैक्सीन को कारगर हथियार बताया है। वैक्सीनेशन के लिए सरकार दिन रात लगी हुई है, लेकिन लापरवाही का समाधान तो लोगों के पास ही है। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर भीड़ को काबू में करने का निर्देश दिया है, यानी कि तीसरी लहर को रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या लापरवाही इन कोशिशों को नाकाम कर रही है? क्या यह कोरोना की तीसरी लहर को दावत नहीं? क्या यह लापरवाही हमें भारी नहीं पड़ेगी? ये तस्वीरें तब और ज्यादा डरा रही हैं जबकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी जा रही हो। यूरोप के कई देशों में कोरोना एक बार फिर से खतरा बनने लगा है और इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर की टाइमलाइन घोषित कर दी है। एम्स के डायरेक्टर ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और बाजारों या टूरिस्ट स्पॉट पर लगने वाली भीड़ को नहीं रोका गया तो कोरोना की तीसरी लहर सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में पूरे देश पर अटैक कर सकती है। देश में कोरोना की पहली लहर की पीक 16 सितंबर 2020 को आई, जब 97,860 मामले सामने आए थे, जबकि 6 मई 2021 को दूसरी लहर की पीक आई और तब देश में संक्रमण के नए मामलों की संख्या 4,14,280 तक पहुंच गई। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अगस्त सितंबर के महीने में एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है? इस साल देश में अप्रैल और मई महीने के बीच कोरोना की दूसरी लहर का कहर हम पहले ही देख चुके हैं, जब देश भर में कोरोना से मौतों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई, अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे और ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसीलिए तीसरी लहर की कल्पना करके भी डर बढ़ रहा है। तीसरी लहर को रोकने के लिए जरूरी यह है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए, साथ ही साथ लोगों को कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा। ऐसे इलाकों पर नजर रखनी होगी जहां संक्रमण के मामले अब भी बढ़ रहे हों। ऐसे इलाकों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। डेल्टा प्लस इंडिया में है थोड़ा सा। कितना डेंजरस है सर, उसके बारे में थोड़ा अभी मालूम नहीं है, सोच रहे हैं, उसका अभी पता नहीं है। अभी तक तो लगता नहीं है कि उसको वेरिएंट ऑफ आई कह रहे, VOI कह रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन, वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी और आपकी जागरूकता, क्योंकि बिना कड़ाई कोई भी दवाई कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत नहीं दिला सकती और इसीलिए तीसरी लहर का कहर टालना है तो सतर्क रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी मुश्किल से दूसरी लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है और तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी जा रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार, डायरेक्टर हैं LNJP हॉस्पिटल के, डॉक्टर राहुल भार्गव, सीनियर कंसल्टेंट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से, और डॉक्टर नवनीत विग, चेयरमैन हैं कोविड टास्क फोर्स एम्स के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर नवनीत विग, 81 दिनों के बाद 60,000 से कम मामले आए हैं और एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर सामने आ सकती है हमारे। तो देखिए, अभी हमारे पास देश में 7 लाख एक्टिव मरीज अभी भी हैं और पहली वेव में हमने क्या सीखा, दूसरी वेव में क्या सीखा, क्या हम इस सीख के साथ तीसरी वेव को नहीं आने देंगे? क्या हम तीसरी वेव को नहीं आने देंगे? इसके लिए हमें कदम उठाने की जरूरत है। तो जो हम कदम उठा रहे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं और क्या वो और उठाने चाहिए? और अगर तीसरी वेव आ गई तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? तो हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि अगर तीसरी वेव आती है उसका जिम्मेवार कौन होगा। जैसे अभी आप दिखा रहे थे कि 2 चीजों में हम पिछले 1.5 साल में जिए हैं, एक डर था और दूसरा दर्द था।
फियर और पेन में हमने अपने पिछला 1.5 साल गुजारा है, तो हम इस फियर से कैसे जीतेंगे, हम इस दर्द को कैसे कम करेंगे। जहां तक दर्द की बात है, वो हर फैमिली ने दर्द सहा है, हर पेशेंट ने दर्द सहा है। हेल्थ केयर वर्कर के दर्द की बात लोग करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। अगर तीसरी वेव आ गई, क्या आप हेल्थ केयर वर्कर के दर्द को, जो आज इतना सफर कर रहे हैं, उसको समझ पाओगे? हेल्थ केयर वर्कर्स का बर्नआउट हो चुका है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हेल्थ केयर वर्कर्स हताश हो चुके हैं, वो अब तीसरी वेव को नहीं झेल पाएंगे। कितना झेलेंगे हम? मतलब कोई लिमिट होती है किसी चीज की। मतलब हमें कोविड का भी ख्याल रखना है, हमें नॉन कोविड मरीजों का भी ख्याल रखना है, हमें पूरा अस्पताल भी चलाना है, हमें कोविड का भी ख्याल रखना है। तो कितना, और मरीजों को देखो, इकोनॉमी हमारी खराब हुई, हमारा मतलब लोगों को नुकसान हुआ, लोगों ने अपने घर वालों को खोया, लोग खुद बीमार हुए, अभी भी बीमारी से झेल रहे हैं। तो हम ये जो दर्द है, इसको कितना और आगे लेके जाना चाहते हैं। तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा डर जरूरी है कि नहीं। थोड़ा सा डर इस समय जरूरी है। अगर हम कोताही बरतेंगे तो फिर दूसरी वेव जैसे आई थी, आप देखिए क्या हाल हुआ था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बह गया था, सुनामी में बह गया था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट पे काम हो रहा है, गांव में काम हो रहा है। टेस्ट ज्यादा करने की जरूरत है, हमें ज्यादा टेस्ट करने हैं, मरीज को जल्दी पकड़ना है, हमें फिर उसको आइसोलेट करना है, उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, हमें इलाज ठीक करना है। वैक्सीन, क्या हमने सबको वैक्सीन दे दी? क्या मेरे आसपास सभी को वैक्सीन मिल गई? क्या मैंने अपने माता पिता को वैक्सीन दिला दी? और 18 साल तक जो बच्चे हैं, उन्होंने क्या इंश्योर किया कि 18 साल से ऊपर सबको वैक्सीन मिल गई? तो ये धीरे धीरे अगले 2 से 4 महीने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो एंटीबॉडीज भी हैं सभी के पास, वो अभी जितनी भी मात्रा में है, वैक्सीन जब और मिलेगी तब एंटीबॉडीज और बढ़ेंगी। तो हमें ये अभी बहुत बड़ा मेंटेन करना है। और दूसरा, क्या हमारा अनलॉकिंग की प्रक्रिया ठीक है? हमें इस पे बार बार विचार करना पड़ेगा कि हमारी अनलॉकिंग की प्रक्रिया क्या ठीक है? क्या हम उसको एकदम खोल रहे हैं? क्या हम उसको हॉटस्पॉट के बेस पे खोल रहे हैं? भाई हॉटस्पॉट स्ट्रेटेजी हम अपना रहे हैं। क्या हमारे अस्पताल में कितने बेड हैं? मेरे आज कोविड आईसीयू के, मैं नॉन कोविड आईसीयू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कोविड आईसीयू की बात कर रहा हूँ कि क्या मेरे कोविड आईसीयू के 50% बेड खाली हैं, तभी मैं पूरा खोल पाऊंगा। और जैसे ही मेरे 50% बेड भर जाएंगे, मुझे फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो ये अनलॉक और लॉक की जो स्ट्रेटेजी है, हमें इसको बार बार इस पे काम करना पड़ेगा। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को 1% से कम रखना पड़ेगा। हमें अपने टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को 1% से कम रखना पड़ेगा हमेशा। और 50% हमारे कोविड आईसीयू बेड्स जब खाली होंगे, तभी हम लॉकडाउन कर पाएंगे। और हमें ग्रेडेड अनलॉक करना है। अनलॉकिंग की स्ट्रेटेजी ग्रेडेड होनी चाहिए। और कंपटीशन ये होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो जोन्स हैं, सबसे कम पॉजिटिविटी रेट कहाँ पर है, जल्दी खोलने का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हमें नए नए तरीके निकाल के, लोकल लोगों से संवाद करके, हमें अपने लोकल एरिया में इकोनॉमी को बढ़ाना है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को 1% से कम रखना है। और लोकल जो अस्पताल हैं, उसमें हमारे आईसीयू बेड्स, प्राइवेट गवर्नमेंट सब में मिलके, हमें गवर्नमेंट में भी तय करने हैं कितने प्राइवेट बेड्स हैं, कितने आईसीयू बेड्स हैं, प्राइवेट में भी तय करना है, गवर्नमेंट में भी तय करना है, सब मिला के तय करना है। तब हम आगे इसको खोल पाएंगे और तभी हम तीसरी वेव को प्रिवेंट कर पाएंगे। जब हम, जैसे ही हमारा 1% से ऊपर बढ़ा। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही डॉक्टर विक, कि अनलॉक करने की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, क्या वो ठीक है? मैं इसका जवाब डॉक्टर राहुल भार्गव से चाहता हूं, क्योंकि जिन जिन राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहां पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल नदारद है। भीड़ लगाई जा रही है, मास्क नहीं है, डिस्टेंसिंग नहीं है। तो फिर अनलॉक की स्ट्रैटेजी क्या हो? ऐसे तो हमेशा ही लॉकडाउन रहेगा। देखिए, डॉक्टर विज ने बहुत अच्छी बात कही है। हमें अनलॉक डाउन को साइंटिफिक तथ्यों पे करना पड़ेगा। साइंटिफिक तथ्य किस चीज के हैं? टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कितना है, सीरो प्रेवलेंस उस जगह पे कितनी है, वैक्सीनेशन कितनी लगी है वहां पे, और एक डोज नहीं, दोनों डोज, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट एक डोज को इवेड कर सकता है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है जीनोमिक टेस्टिंग। अगर आप दिल्ली का उदाहरण मान लीजिए, 135 केस कल आए थे,
क्या ये 135 लोगों पे हम जेनेटिक टेस्टिंग करके ये नहीं देख सकते कि कौन सा वेरिएंट प्रभावशाली है? और दिल्ली में भी कौन सी वो पॉकेट्स हैं, मान लीजिए शादरा मान लीजिए, रोहिणी मान लीजिए, अशोक विहार मान लीजिए, कौन सा वो एरिया है जहां से ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो आ रहा है उसको हमें लॉकडाउन में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप ब्रिटेन का एग्जांपल देख लीजिए, देखिए गुलेरिया साहब ने जो कल कहा वो शुद्ध होके भी कहा कि क्या हमारा बिहेवियर इस प्रकार का है कि हम तीसरी वेव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की दर अभी सिर्फ 2 डोज 5% लोगों को लगी है, बाकी 18% को 1 डोज लगी है। जब तक आपके 70% लोगों को 2 डोज नहीं लग जाती तब तक आप अपना गार्ड लो डाउन नहीं कर सकते, और उसमें दिसंबर तक का समय लगेगा। सरकार पूरा प्रयास कर रही है वैक्सीन लाने की, नोवोवैक्स हो, स्पुतनिक हो या कोई भी वैक्सीन हो। तो ये 4 तरीके से ही अनलॉकडाउन होगा। डॉक्टर विज ने जैसे कहा कि होड़ इस बात की होनी चाहिए कि डेटा किसके पास है और डेटा के अनुसार हमको अनलॉक करना पड़ेगा। सिंगापुर में 32 केसेस आए तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। लंदन में जैसी 1000 केसेस से ऊपर गया अनलॉकडाउन हो गया। और इस प्रक्रिया में भी अगर हम देखें, ये दूसरी वेव ने जिसने ये नीचे लाया है उसका एक महत्वपूर्ण कारण लॉकडाउन ही रहा है। तो हमको सोची समझी तरकीब से चलना पड़ेगा। डॉक्टर गुलेरिया ने अपने आर्टिकल में कल ये भी बोला है कि किस प्रकार से हम तीसरी वेव को रोक सकते हैं। उनका ये कहना है कि अगर जिस प्रकार का कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर इस समय जनता दिखा रही है वो बिल्कुल माननीय नहीं है। और जितने आपके चैनल वाले सुन रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपना मास्क लोअर डाउन मत करिए। आप अमेरिका की तरह अभी अपना मास्क लोअर डाउन नहीं कर सकते हैं। आपको दिसंबर तक रखना आवश्यक है कि जिस प्रकार से पिछली बार हमने अपने परिजनों को किया है, हम ये नहीं जान चाहते कि तीसरी वेव में इसी प्रकार से अपने परिजनों को हम खोएं। तो जीनोमिक टेस्टिंग, डेटा ऑफ जीरो प्रिविलेंस, वैक्सीनेशन और कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, जहां कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर वहां लॉकडाउन। लेकिन समस्या यह है कि जब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की उम्मीद करते हैं वो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आती है जब तक सरकार की तरफ से सख्ती ना की जाए। डॉक्टर सुरेश कुमार, दुनिया के मैं आ रहा हूं आपके पास, डॉक्टर राहुल भार्गव आ रहा हूं मैं आपके पास। डॉक्टर सुरेश कुमार, दुनिया के कई देशों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर तीसरी वेव आई, केसेस फिर बढ़े और बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के बावजूद बढ़े। क्या इसीलिए डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि 6 से 8 हफ्ते में तीसरी वेव आती हुई नजर आती है? देखिए विशाल जी, 2 बात बिल्कुल क्लियर है। एक तो जो थर्ड वेव कितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा, कितना ज्यादा संख्या भारतवर्ष में होगी, ये कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। पर निश्चित है कि यदि लोगों का जो बिहेवियर है इंडिया में खासतौर से हमें दिखता है कि मार्केट में ज्यादा और क्राउडेड है, लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, और ये जो भीड़ है ये कहीं ना कहीं जाके आगे जो इन्फेक्शन का जो स्प्रेड है उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, ऐसा गुलेरिया साहब ने कहा है। और ये सही भी है, क्योंकि हमने देखा है कि बाकी कंट्रीज में, यूके में भी हमने देखा है, साउथर्न स्टेट्स में भी देखा है कि अभी जो संख्या है नए केसेस की वो बढ़ना चालू हो गई है। और जो वायरस है, वायरस की जो डायनेमिक्स है वो बदलती रहती है। हमने देखा है कि जो न्यू स्ट्रेन अब जो आ रही है, डेल्टा और डेल्टा प्लस, जिसका अभी हम अध्ययन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जो मशीन है, मैन पावर है, वो सीमित है और बहुत कम संख्या में हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम आरटीपीसीआर कर रहे हैं, रेट टेस्टिंग कर रहे हैं, पर हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कितना बड़ी संख्या में म्यूटेट रहा है। So 2 things are important. One is human behavior and second is the behavior of virus, which we can't control, but human behavior definitely we can control. और जो एडवाइजरी जारी किए हैं और जो चिंता एम्स डायरेक्टर ने व्यक्त की, बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। लोगों को अपने बर्ताव में परिवर्तन लाना होगा, अदरवाइज तो एक बड़ी संख्या में एक बड़ा डिजास्टर हम देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर में। आमतौर पर जो थर्ड वेव होती है, सेकंड और थर्ड वेव के बीच में जो अंतर है वो 4 से 5 महीने का होता है। और गुलेरिया साहब ने कहा कि यदि हम लापरवाह हुए तो निश्चित रूप से पहले ये वेव आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.